I welcome you all to the Protsan webinar. The basic purpose for creating this Protsan program is actually, see, there is no doctor in the world. एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं है दुनिया में जो ये क्लेम कर सके कि मैंने दवाई दी और डायबिटीज को खत्म कर दिया, ओबेसिटी को खत्म कर दिया, कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर दिया, कैंसर को खत्म कर दिया एंड एटसेट्रा. यू कैन इन्यूमरेबल डिजीजेज आर देयर. सो होता क्या था कि since last 15 years of my medical practice, even I was unable to treat any of such diseases. We are just managing these diseases. We are making you learn how to just live with them. So we are just living with them and not curing them. प्रोत्साहन प्रोग्राम 20 साल की मेडिकल एक्सपीरियंस, सनातन धर्म की वैदिक विजडम along with the in-depth modern medical research का एक निष्कर्ष है. और इन सब की in-depth होलिस्टिक कॉम्बिनेशन को मिला के ये प्रोत्साहन प्रोग्राम बनाया गया. एंड फिर आप पूछेंगे कि मैं कौन होता हूँ ज्ञान बांटने वाला. तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज डॉक्टर जयंत शर्मा. I am a father of two beautiful angels. I have been practicing homeopathy since last 15 years. I have a medical experience of 20 years. I am a practicing psychotherapist. Along with this, I have few hobbies, like I am an ultra marathoner and participated in 122 kilometers Silk Route Ultra last year and 72 kilometers Khardungla Challenge. These two are the world's highest ultra marathons which have been run in areas where there is absolutely low oxygens and you are not allowed to even walk for 15 minutes there, where we have run for so many kilometers and many hours. I am not boasting about it. It's a hobby which I have been pursuing since last 22 years. My regular exercise regime, I am training for that also. But along with this, I have another hobby of being a urban farmer, urban, you can say, gardener. I strongly believe that if we use our diet as medicine, we will not be facing many diseases. So that's a bonus kind of knowledge we can share with each other. And I at least create my own green salad and my green smoothies, organic, chemical free, at my own terrace since last 2 to 3 years. सभी धर्मों में और सनातन धर्म और वैदिक विजडम हमें यह सिखाता है कि हम इस दुनिया में कर्म कमाने आए हैं, सिर्फ पैसे कमाने नहीं. और इस कर्म कमाने का एक लौता इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या है? ये शरीर, ये मस्तिष्क. और अगर हम इसी का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम जो भी कर्म या जो भी हमारी कॉलिंग है हम उसको पूरा नहीं कर सकते. सबके अपने अपने प्रोफेशंस हैं, सबके अपनी अपनी कॉलिंग है, और उसको पूरा करने के लिए हमें एक हेल्दी शरीर चाहिए जो अपने आसपास अपने मस्तिष्क के साथ ईज पे हो. और जब वो ईज पे नहीं होता तभी हम उसको बोलते हैं डिस ईज. दैट इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डिजीज. सो लेट्स बिगिन विद इट. Dr. Hahnemann, he is our founder of homeopathy. According to him, if you do not remove maintaining cause, no amount of medicine can cure a disease. यानी कि अगर हम वही गलतियां करते रहेंगे, वही मेंटेनिंग कॉज मेंटेन रखेंगे, तो हम किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते जितनी मर्जी हम मेडिसिन देते रहे. डॉक्टर विलियम ऑसलर, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जिसको आप आजकल एलोपैथी के नाम से जानते हैं. इनका एक बहुत फेमस कोट था कि डॉक्टर की, फिजिशियन की पहली ड्यूटी है कि वो मैसेज को ये बताए कि वो दवाई कैसे ना लिए बिना जिंदा रह सके, कैसे दवाइयों के बिना अपने आप को ठीक कर सके. बट आजकल ड्यू टू फार्मा लॉबीज, वेरियस चेंजेस इन आवर मेडिकल करिकुलम, हम डॉक्टर्स की ट्रेनिंग में भी ये सब ना सिखाने की वजह से हम लोग इस डॉक्टर विलियम ऑसलर के इस कोट को भूलते जा रहे हैं. महर्षि वाघभट्ट, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा. ही वॉज ये महर्षि चरक के बहुत फेमस डिसाइपल रहे हैं और इन्होंने बहुत से अपने सूत्र लिखे हैं जिस किताब का नाम है अष्टांग हृदयम. इससे बहुत सारे आपको मूल मंत्र मिल जाते हैं कि कैसे हम 100 साल तक बिना बीमारियों के जी सकते हैं. और उनका कहना था कि
85% ह्यूमन डिजीजेज हम घर पे ही ठीक कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाए बिना। ही हिमसेल्फ लिव्ड फॉर 135 ईयर्स। एक मिथ, बहुत बड़ा मिथ है लाइफस्टाइल डिजीज को लेके, स्पेशली डायबिटीज को लेके। लोग बोलते हैं कि मेरे पिताजी को, मेरी माताजी को डायबिटीज थी तो मुझे तो होगी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडर्न रिसर्च, एपिजेनेटिक्स फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो हमारी लाइफस्टाइल की गलतियों से किस तरह से हम बीमारियों को उत्पन्न करने वाले जीन्स, जो हमारे सेल्स के मेन डीएनए प्रोग्रामिंग है, उसको हम किस तरह से जीन्स को ऑन कर सकते हैं, और उन्हीं लाइफस्टाइल को सुधार करके किस तरह से हम उन जीन्स को ऑफ कर सकते हैं। तो मैं आई ऑलवेज से टू माई पेशेंट्स की डायबिटीज नेवर रन इन द फैमिली, द प्रॉब्लम इज नोबडी रन्स इन द फैमिली। इससे पहले हम बीमारियों के बारे में जाने, पहले हमें यह समझना चाहिए एक्चुअल हेल्थ की क्या डेफिनेशन है। दिस इज ए बुकिश काइंड ऑफ डेफिनेशन जो WHO हमें देता है कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। दिस इज पार्टली ट्रू, क्योंकि अगर हम मेंटल ईज पे अपनी सोसाइटी के साथ काम नहीं कर रहे तो हम ऑफकोर्स, अब फिजिकली तो एक अलग बात है ही है, तो हम डिजीज में ही हैं, वी आर नॉट एट ईज विद ईच अदर। बट ये एक स्पेक्ट्रम है जो डिफाइन करता है कि हेल्थ क्या है। इसके एक्सट्रीम राइट पे आप देखेंगे जो ऑरेंज एंड रेड कलर है, यहाँ पे हो जाता है डायग्नोसिस। मोस्टली हमारी मेडिकल साइंस, हम डॉक्टर्स, आज की मेडिकल फैसिलिटीज़ इस छोटे से रेड पार्ट को ही फोकस करती है, जो आप इस लाइन के राइट में देख सकते हैं। जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं होता हम सोचते हैं हम डिजीज ही नहीं है, ना हमें इलाज की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हम हेल्थ केयर नहीं, हम सिक केयर प्रोवाइडर्स है। वी डॉक्टर्स आर सिक केयर प्रोवाइडर्स। ये सब जो लोग लिखते हैं ना हेल्थ केयर, वी आर नॉट डूइंग एनी हेल्थ केयर, वी आर डूइंग सिक केयर ओनली। और इसी स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम लेफ्ट में ग्रीन पार्ट में ये वो ऑप्टिमल हेल्थ की कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, जिन स्पोर्ट्स पर्सन्स को या जिन लोगों को आप हेल्थ के लिए आइडलाइज करते हैं, किसी का भी आप नाम ले सकते हैं, विराट कोहली, अक्षय कुमार, जोकोविच, एनी स्पोर्ट्स पर्सन जिसको आप समझते हैं इनसे ज़्यादा हेल्दी हमने लोगों को नहीं देखा। आपकी लोकेलिटी में, आपके रिश्तेदारों में भी बहुत से लोग होंगे जो बीमारियों के बिना जी रहे हैं, दवाइयों के बिना जी रहे हैं। वो स्पेक्ट्रम के इस तरफ है। और हमारा एम यही होना चाहिए कि हम अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को, अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह से इस रेड जोन से ग्रीन जोन की तरह शिफ्ट करें। बट एक मेजर पार्ट आप देखेंगे स्पेक्ट्रम का इन दोनों लाइंस के बीच में, जिसका नाम हमने फंक्शनल इलनेस बोला है। 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन दिस येलो जोन। और इसके बारे में हम कोई भी टेस्ट नहीं कराते, हम डॉक्टर्स कभी भी ये बात नहीं करते कि हम इस फंक्शनल इलनेस को कैसे हम यहीं पे बीमारियों को रोक दे, कि हम यहाँ डायग्नोसिस तक और डेथ तक जाए ही ना, यहीं से हम रिवर्स करना क्यों ना शुरू करें। इसी को एक्चुअल हेल्थ केयर मानना चाहिए। इस फंक्शनल इलनेस को अगर हम ठीक कर देते हैं तो आप समझिए कि आप अपने आप को पहले से ही बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब फंक्शनल इलनेस तो हमने डिफाइन कर दिया, बट इसको जाने कैसे कि हम फंक्शनली इल हैं या नहीं। ऑफ कोर्स देयर आर इन्यूमरेबल टेस्ट, विटामिन हैं, बहुत सारे लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, ये सारे टेस्ट तो हैं ही हैं, ये तो हम कॉमनली कराते हैं। बट द मेजर टेस्ट विच डिफाइंस योर फिटनेस एंड इलनेस इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस वो टेस्ट है जो एक प्री डायबिटिक कंडीशन, ओबेसिटी से पहले, पीसीओडी से पहले हम इंसुलिन लेवल्स को अपने नापें। अगर हमारा इंसुलिन लेवल ऊपर आता है, ज़्यादा आता है, इसका मतलब हमारे शरीर में जो इंसुलिन है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, उसके रिसेप्टर्स नहीं है और वो रेजिस्टेंट होती जा रही है। इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है, हम फास्टिंग ब्लड सैंपल लेके आपका ब्लड शुगर और इंसुलिन दोनों को नापते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 405 से डिवाइड कर देते हैं। इसको कहते हैं होमा IR, यानी होम्योस्टेसिस, आपकी बॉडी में इंसुलिन का कितना है, IR, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इससे हम नाप सकते हैं कि हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर ये नंबर 1.5 से नीचे आता है तो इसका मतलब आप पर गुड हेल्थ में है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिव है और आपको रेयरली ही और आगे जाके बीमारियां मिलेंगी अगर आप इस नंबर को मेंटेन कर लेते हैं। इसके बाद जिस तरह से इस नंबर ऊपर जाता जाता है, आप उसी तरफ बीमारियों की तरफ अग्रसर होते हैं और उसी तरफ आप इस ऑरेंज या रेड जोन की तरफ आगे चलते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, ये आप में से कई लोग डायबिटिक होंगे भी तो ये बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है वो
ग्लूकोज को हमारे ब्लड में ही घूमने देता है, वो मसल्स तक, सेल्स तक, उनको जहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन होना है, जिससे उसको ताकत मिल रही है, जिससे उससे एनर्जी मिल रही है, वहाँ तक वो ग्लूकोज पहुँच नहीं पाता और हमारे ब्लड में घूमता रहता है, जिसको हम टेस्ट करके नाप के आपको बोल देते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है। और जब ये शुगर पहुंच नहीं पाती तो हम वीक फील करते हैं, हमें और भूख लगती है और हम और ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ाने के लिए खाना खाते हैं और एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं, जिससे हमारा मोटापा भी बढ़ता है, हमारी शुगर लेवल भी बढ़ते रहते हैं। तो ये विशियस साइकिल को हम तोड़ नहीं पाते। तो हमें इंसुलिन को रेजिस्टेंस करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को हटाना है, इंसुलिन को सेंसिटिव करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप देखेंगे हर साल मोर देन 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस सभी बीमारियों का एक मेजर जनक है। इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जब क्रिएट होता है तभी इंक्लूडिंग कैंसर तक इस इंसुलिन रेजिस्टेंस से डिफाइन किया जा सकता है। अब बात समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के मेजर कारण क्या है। हमने इसको सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर वाइज आपको बताया कि 7 कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस को। हम एक एक कारण को अब आगे चल के एलैबोरेट करेंगे। ये 7 कारण जो 2 है आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जिसको ओबेसिटी या इनएक्टिव सेडेंटरी लाइफस्टाइल। 4 कारण डाइट से रिलेटेड है, बहुत सारी रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड फूड खाना, डाइटरी फाइबर ना खाना, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिस पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं, जो हम कभी भी इंडिया में रहते हुए छोड़ नहीं पाते। देन डाइट के बारे में माइंडफुली ईट ना करना, अनमाइंडफुल ईटिंग, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किसी चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते। देन वन ऑफ द मेजर सोर्स विच जो प्रोत्साहन प्रोग्राम खास ध्यान रखता है, ये है स्ट्रेस। स्ट्रेस सिमिलरली काम करता है जैसे आप स्टेरॉयड ले रहे हो ना, कि रोज हम स्टेरॉयड की गोली खा रहे हैं, इसी तरह से क्रॉनिक स्ट्रेस काम करता है बॉडी में और हमारे शुगर लेवल, बीपी, मोटापे को बढ़ाता है। अब एक एक करके हम इन कारणों को एलैबोरेट करते हैं ताकि आप इसको समझ पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ओबेसिटी। ओबेसिटी के बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रियलाइज दैट ओबेसिटी इज ए डिजीज। हम खाते पीते घर के हैं जी। स्टॉप नॉर्मलाइजिंग ओबेसिटी। आजकल प्लस साइज कपड़े आ गए हैं। आई एम अगेंस्ट बॉडी शेमिंग, बट मोटापे को मोटापा कहना जरूरी है, मोटे को मोटा कहना जरूरी है, ताकि उसको रियलाइज हो कि ये एक बीमारी है और हमें अपना वजन कम करना चाहिए। Obesity is the mother of all diseases. Name any disease you want to. See the list. Diabetes, heart disease, stroke, कैंसर, जिस मर्जी डिजीज, गॉल ब्लैडर स्टोन्स एक्सेट्रा, जो मर्जी नाम लीजिए आप, आपको उसके पीछे मोटापे का कारण मिलेगा। लेट्स गो बैक टू द स्लाइड। अब हम समझते हैं मोटापा क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। इंसुलिन काम करता है एक लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह। इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं हर सेल के ऊपर। वो सेल जैसे एक ताला होता है, अगर मैं ताले की चाबी और जहाँ वो की होल है, अगर मैं की होल की ओरिएंटेशन बदल दूं, उसका शेप बदल दूं, तो वही चाबी उस ताले को नहीं खोल पाएगी। और जब ये ताला नहीं खुलता तो ग्लूकोज के चैनल्स नहीं खुलते और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूमता रहता है, सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता। अब समस्या आप पूछेंगे कि ये रिसेप्टर कैसे अपनी शेप या ओरिएंटेशन चेंज करता है। सिंपल एग्जांपल, बड़ा स्टैटिस्टिकली डायग्रामेटिकली आपके सामने है। फैट सेल्स बॉडी में होते हैं, हम एडिपोज टिश्यू ज़्यादा खा के और मोटे होते जाते हैं। फैट सेल्स की सेल की शेप एंड साइज बढ़ जाता है। जब शेप एंड साइज बढ़ेगा तो उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स है उनका भी शेप बढ़ता है, चेंज होता है। तो वही इंसुलिन अब उस ताले के ऊपर नहीं लग पाती, वो की होल की मैकेनिज्म नहीं ओपन होता और इंसुलिन रिसेप्टर्स अपनी फंक्शनिंग खोते जाते हैं जैसे जैसे हम मिडल एज की तरफ बढ़ते हैं। ओबेसिटी वी हैव नॉट टू बी रिपीटेड, ये तो हम सब जानते ही हैं। सी, कैंसर इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज। द नंबर 1 cause for cancer is smoking and the number 2 preventable cause for smoking, and now it is gradually becoming number 1 because बहुत सारी फीमेल जो स्मोक नहीं करती are going through getting into cancers. Sorry. तो ओबेसिटी इज द सेकंड मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज फॉर कैंसर। सी दैट डाटा। ये एक पुरानी स्टडी है 2011 की, 2017 सॉरी, एंड 35% उस समय हमारे बच्चे ओबीज थे और आज सोच सकते हैं आप ये डाटा कितना बढ़ गया होगा। तभी आप देख रहे हैं कि आज
बीमारियों की जो स्टार्टिंग एज है वो कम होते होते 20 साल 22 साल तक आ गई। तो कहने का मतलब है आजकल हमारे बच्चे जवानी से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं। सेकेंड कॉज, एन इनएक्टिव सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अब आप पूछोगे ये कैसे, अभी बता देते हैं आपको। इसको आप समझिएगा, इस डायग्राम को, ये एक फलसफा है, ये क्रक्स है डायबिटीज का, डायबिटीज को प्रिवेंट करने का, ओबेसिटी को प्रिवेंट करने। मान लीजिए हमारी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हमारे पास वर्कर्स हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल यानी ग्लूकोज रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल तो आ गया, बट हमारी जो भी हमारा तैयार प्रोडक्ट है इस फैक्ट्री का, यानी कि कुछ भी कह लो आप, जो भी आपकी फैक्ट्री बनाती है, हमारे केस में ये है कैलोरीज, यानी एक्सरसाइज करके, यानी कि हमारा अगर माल, तैयार माल मार्केट में बिकना कम हो जाए, उसकी सेल कम हो जाए, जैसे हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते, इस कुर्सी पे बैठे रहते हैं सारा दिन, हमारे मसल्स काम नहीं करते, तो हमारी सेल कम होगी। अब बताओ, अगर आपकी सेल कम होगी आपकी फैक्ट्री में, तो आप अपने वर्कर्स, यानी ये इंसुलिन रिसेप्टर जो आपके वर्कर्स हैं, आपकी लेबर है, इसको आप मेंटेन कर पाएंगे, सैलरी दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। सिमिलरली बॉडी को इन रिसेप्टर्स को मेंटेन करने के लिए काफ़ी एनर्जी और रिसोर्सेज को खर्च करना पड़ता है। तो जैसे जैसे इसकी सेल कम होती है, हमारी ज़रूरत कम होती है, बॉडी ये रिसेप्टर्स की गिनती को कम करता जाता है, कम करता जाता है, कम करता जाता है। दैट इज़ वाई मिडल एज तक ओबेसिटी आने के बाद हमें, जब हम 10-12 साल अपनी नौकरी में बैठ चुके होते हैं कुर्सी के ऊपर, उसके बाद हमें डायबिटीज़ आने की शुरुआत हो जाती है। अब इस रिसेप्टर को कैसे बढ़ा सकते हैं? अब अगर हमने आपकी सेल बढ़ा दी मार्केट में आपके तैयार प्रोडक्ट की, तो ऑफ कोर्स आपको लेबर हायर करनी पड़ेगी। सेम बॉडी के साथ होता है। यहाँ लिखा है इंक्रीज इन रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, बट यहाँ एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर डॉक्टर यहाँ और पेशेंट भी ये गलती करते हैं, बोलते हैं वॉक करो वॉक करो। मैंने आज तक किसी भी पेशेंट की वॉक करके दवाई को ख़त्म होते नहीं देखा डायबिटीज़ की। तो हमें एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज यानी मसल्स को ट्रेन करना, चाहे आप जिम जाके कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, स्टेयर्स चढ़िए, उठक बैठक कीजिए, जहाँ भी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं वहाँ आप मसल्स को ट्रेन करते हैं, सेल को बढ़ाते हैं, कैलोरीज को खर्च करते हैं, तब बॉडी ये इंसुलिन रिसेप्टर की संख्या को बढ़ाती है और हमारा रॉ मटेरियल ग्लूकोज इस सेल के अंदर जाता है, मसल्स उसको यूज़ करते हैं और हमारे ब्लड में से ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। इसी, अब हम सब जानते हैं एक्सरसाइज के फायदे, बट आज अगर हम ये साइंस को समझ जाएं एक्सरसाइज के, तो हम समझ पाएंगे कि कितनी ज़रूरी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज ऑफ कोर्स इज ए वेरी डिटेल्ड टॉपिक, वी विल इन फ्यूचर हैव ए सेपरेट वेबिनार ऑन एक्सरसाइज, स्पेशली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है, फैक्ट्री में ये तैयार माल तो हम खर्चते नहीं है और कच्चा माल हम बढ़ा ही जाते हैं। खाने की हमारी रोक नहीं है, हम उतना ही खाते हैं, बल्कि ज़्यादा ही खाते हैं। जो हम 25 पे खा रहे हैं, 50 की उम्र पे उससे ज़्यादा खा रहे होते हैं। ठीक है ना? तो ये बात ज़रूर समझिए। इसका एक सिमिली मैंने किया आपकी फैक्ट्री के साथ। इस क्रक्स को अगर आप समझ गए तो आप डायबिटीज़ से जीत जाएंगे और एक्सरसाइज को रेगुलर कर लेंगे। थर्ड कास, डाइट रिच इन रिफाइंड ग्रेन्स, शुगर्स एंड प्रोसेस्ड फूड। पहले मैं इसी की बात कर लूँ। बहुत सी कंपनियां, इंडियन देशी विदेशी कंपनियां आ गई है जिन्होंने ये भरोसा दिला दिया आपको, बहुत से हमारे फेमस बॉलीवुड एक्टर्स को लेके ये भरोसा दिला दिया है कि दूध में एक स्पेसिफिक चीज़ को ऐड करने के बाद, शेक को ऐड करने के बाद ही आप, और उसको रिप्लेस कर दीजिए अपने ब्रेकफास्ट की जगह, तो आप हेल्दी हो जाएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कंपनीज की, क्योंकि फिर वो इस वीडियो को लोगों तक पहुँचने नहीं देंगे। इसको यूट्यूब पे बहुत सारे लीगल लेबलिटीज़ में डाल के इसको वेस्ट कर देंगे। तो बहुत सारी कंपनियां हैं और कई तो ऐसी हैं जो MLM फॉर्मुलेशन, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, आप लीजिए उनको, चेन बनाइए, आप भी प्रॉफिट कमाइए, उससे ज़्यादा प्रॉफिट वो खा जाएंगी। नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन आप सब समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं एक कॉमन अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। माय यंगर डॉटर, शी वाज बोर्न ऑन 13th of December लास्ट ईयर, शी इज़ जस्ट 2 months ओल्ड नाउ। जब वो मेरे हाथ में आई तो गायनेकोलॉजिस्ट और पेडियाट्रिशियन बोलती हैं कि आप जाइए और एक फला फला कंपनी का एक फार्मूला मिल्क लेके आइए, बच्चे को हमने पहले वही देना। एंड माय डॉटर वाज लाइक, सॉरी फॉर बीइंग, बिकॉज पीपल आर एंटरिंग नाउ। हाँ, तो माय डॉटर वाज लाइक, शी वाज लुकिंग फॉर सकिंग। तो मेरी बड़ी डॉटर के टाइम ऐसा हुआ था कि शी स्टार्टेड सकिंग मिल्क एट डे 6।
तो मैंने स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली बोला मैंने डॉक्टर को कि मैं नहीं दूंगा फार्मूला मिल्क, मैं ले आता हूँ, आप रख लीजिए। और वो डब्बा आज भी मेरे घर में ऐसे ही पड़ा है। आई कि मैंने उनको बोला नेचर और माँ के दूध से ज़्यादा इन कंपनीज को पता है कि वो क्या फार्मूला डालेंगी। होता क्या है, इन फार्मूला मिल्क में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, शुगर होती है, जिससे आपके बच्चे को आदत पड़ जाती है, फिर वो माँ का दूध पीता नहीं है और उनको 1 1.5 2 साल तक एक परमानेंट कस्टमर मिल जाता है। सिमिलरली आपकी ताकत बढ़ाने के लिए ये फूड एडिटिव डाल लीजिए, प्रोटीन की कमी है, ये है, प्रोटीन के बारे में भी हम बात करेंगे, प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन ये हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट, सब झूठ है, बकवास है। आज मैं आपके सामने साइंटिफिकली मिथ को प्रूव करूंगा। मर्जी आपकी है, आप ये सब समझ के लॉजिक से अपनी डिसीजन खुद लीजिए। अब ये स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट है, वैसे बहुत फर्क नहीं है, स्टैंडर्ड इंडियन डाइट भी यही है। हमारे डेली इनटेक की कैलोरीज 2000 से 2500 के करीब चाहिए होती है। उसमें से आप देखेंगे, आप रियलाइज कीजिएगा, मोर देन 70% आप अपना पेट भरते हैं अनाज से, दूध या डेयरी प्रोडक्ट से, और आर्टिफिशियल स्वीटनर चीनी से। चीनी, खांड, गुड़ सब एक ही बात है। एक आजकल फैट चढ़ा है जी हम खांड खाते हैं, खांड, अरे भाई वो भी प्रोसेस्ड फूड है। बस ये है कि जहाँ 1 चम्मच चीनी काम करती है वो 2 चम्मच खांड काम करता है, बस। तो है तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर ही। और उसके बदले हम नेचुरल शुगर, बीट रूट बंद कर देंगे हम, एक डायबिटीज पेशेंट हो भाई इससे शुगर बढ़ जाती, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, अनाज के बारे में। बीट रूट में नाइट्रिक ऑक्साइड से आप स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, बहुत सारी चीज़ों को, उनकी नसों में जो डैमेज होता है डायबिटीज पेशेंट को, उसको रोक सकते हैं। बट बीट रूट हम बंद कर देते हैं, एंड मेनी अदर एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो एटसेट्रा। खैर ये एक सेपरेट इशू है, अभी बात करते हैं हम ये डाइट पिरामिड की। तो 70% डाइट आपकी ऐसी है जो सिर्फ आप पेट भरने के लिए खा रहे हैं। सोचिए, ग्रेन से आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला, डेयरी प्रोडक्ट से न्यूट्रिशन तो छोड़ो, डेयरी तो जहर है, इसके थ्रू आपको हार्मोन्स, और इसकी डिटेल में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। और चीनी तो चीनी है ही जहर, उसके बारे में तो, चीनी से बड़ा जहर शायद इंसान ने आज तक इजाद नहीं किया अपने लिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, अब आप, ये तो हो गई अमेरिकन डाइट, अब आप अपनी डाइट भी कंपेयर कीजिएगा, यही है। ये एक रेसेंट सर्वे, 98% इंडियंस इनफ वेजिटेबल्स ही नहीं खाते, तो आपको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? उसके बाद आप मल्टीविटामिन की गोलियां खाते रहते हैं खरीद खरीद के, डॉक्टर भी वही प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और मान लो जो थोड़ी बहुत सब्जियां खाते भी हैं, उसको भी पका के उसका जो 70 to 90% न्यूट्रिशन, खासकर विटामिन सी, ए, मैनी अदर्स, जला देते हैं। असली पिरामिड उल्टा होना चाहिए। आपका मेजर चंक, जो आपकी 70% ऑफ कैलोरीज है, वो आनी चाहिए वेजिटेबल्स, वो भी मोस्टली रॉ वेजिटेबल, सैलेड्स, फ्रूट से, बीन से, लेग्यूम से, फ्रूट से। उसके बाद धीरे धीरे अगर आपका पेट नहीं भरा, आप ग्रेन्स, डेयरी तो खैर मैं अगेंस्ट हूँ, बट फिर भी मीट या कुछ आप ऐड कर सकते हैं, बट दैट शुड बी वेरी लिमिटेड टू 10 to 15%। ये डिस्क्लोजर है, लास्ट 2 ईयर से मैं एक वीगन हूँ, आई डू नॉट यूज एनी एनिमल प्रोडक्ट्स इन माई डाइट। अब होता क्या, अगर आप ऐसी डाइट लेंगे जो अभी हमने बताया, अगर आपके 70% डाइट आएगी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नेचुरल रॉ फॉर्म से, तो होगा क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम से आप देखेंगे जो आप ज़्यादा ग्लूकोज ले रहे थे वो ग्लूकोज कम हो जाए। एक तो एंट्री हमने ग्लूकोज की कम कर दी, दूसरा हमने एक्सरसाइज की बात की तो ये ग्लूकोज मसल्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया। जब यहाँ मसल्स में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो उस कम ग्लूकोज बचेगा जो फैट सेल में जाए, तो आप मोटे नहीं होंगे। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच जाता है, बॉडी उसको फैट के रूप में लिवर पे कर लेती है। लिवर भी आप समझते हैं आजकल फैटी लिवर इतना कॉमन होता गया है, फैटी लिवर इज सच ए कॉमन डिजीज राइट नाउ दिल्ली में। तो अब आप इस सिंपल से स्टैटिस्टिक मैथ से समझ सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से हमें रिफाइंड शुगर को कम ग्लूकोज देना है या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं, यानी जो जिसको समय लगे पचने में, जो देर तक एनर्जी दे, और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है। तो ग्लूकोज कम देंगे तो मोटापा कम होगा, फैटी लिवर कम होगा, और एक्सरसाइज बढ़ाएंगे तो मसल्स में यूज होगा, तो ब्लड में जो शुगर घूम रही है या ग्लूकोज घूम रहा है वो नेचुरली कम आएगा, सीधी सी बात है। और इंसुलिन जो है ये फैट स्टोरिंग हार्मोन है, ये भी याद रखिएगा। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हम खाते हैं, इंसुलिन बढ़ती है और उसको फैट के रूप में लिवर में और शरीर में जमा कर देती है। नाउ कम्स टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत ध्यान से ओपन माइंड होकर सुनिएगा, और ये मत समझिए कि हमारे पूर्वज भी करते थे तो हम भी करें। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज के बारे में जो हम बात करें वो सिर्फ 100 150 साल की बात है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 साल हो गया होगा डोमेस्टिकेशन ऑफ, लेकिन ह्यूमन एवोल्यूशन 20,000 साल से
है, बहुत सारी फेजेस से हम गए हैं और हम अपने आप को एवोल्यूट किया है। तो सेकंड पार्ट इज डेयरी प्रोडक्ट, द मिल्क मिथ। दूध के बिना जी हमारे को ताकत नहीं आएगी, हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, हम कहाँ से एक्सरसाइज करेंगे, हम कहाँ से काम करेंगे, ये बहुत बड़े मिथ्स हैं, इसको आप समझिएगा डिटेल में। मैं रिसर्च पेपर्स के साथ यहाँ बात करूँगा, आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए, साइंटिफिक रिसर्च के साथ लॉजिकल डिसीजंस लीजिए, और अगर ज़्यादा नहीं तो 1-2 महीने के लिए अपने शरीर पे ट्राई करके देखिए, नहीं अच्छा लगे तो गो बैक टू वट एवर यू आर डूइंग। ठीक है, पहले तो एक भी मैमल आप बता दीजिए दुनिया में इंसान के अलावा जो एक बार वीन होने के बाद, अपनी माँ का दूध 2 साल के बाद छोड़ने के बाद, 3 साल डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट मैमल्स, दोबारा दूध पीता है जब उसके दांत आ जाते हैं। ऐसा एक भी मैमल आप नहीं बता सकते मुझे। ठीक है, दूसरा, ह्यूमन मिल्क का फार्मूला ह्यूमंस के लिए, काओ मिल्क का फार्मूला काउस के लिए, बफलो मिल्क का फार्मूला बफलो के लिए। तो इंसान उसको खा खा के क्यों बीमारियां ले रहा है? इवन इफ द मिल्क इज प्योर, आई एम सेइंग दैट, वैसे तो प्योर मिल्क है ही नहीं, बट इवन इफ यू गेट द प्योरेस्ट ऑफ मिल्क, तो भी वो मिल्क आपके लिए नहीं बना, वो उस मैमल के बच्चे के लिए बना है। और ड्यूरिंग द ह्यूमन एवोल्यूशन आप देखेंगे हमने बहुत बाद में आके डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स सीखा है, एनिमल हस्बेंड्री का जो डिपार्टमेंट आया, उससे पहले क्या इंसानों का कैल्शियम प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा था? हम हमारे से 1000 साल पहले जो ह्यूमंस थे हमसे ज़्यादा फिट थे, हमसे ज़्यादा समझदार थे, हमसे ज़्यादा एक्टिव थे। नाउ साइंस के बारे में बात करें, जब आपका इन्फेंट पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो 2 साल की उम्र तक हमारे ह्यूमंस के पेट में एक हार्मोन कह लो या क्लॉटिंग एंजाइम कह लो, एक एंजाइम होता है, उसे रेनिन बोलते हैं, जो 2 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर से डिसअपियर हो जाता है। अब रेनिन क्या है? इसको मिल्क इंडस्ट्री पनीर बनाने के लिए भी यूज़ करती है, इन देयर कृत्रिम फॉर्म यानी कि केमिकल फॉर्म में। जब आप देखेंगे एक इन्फेंट को हम दूध पिलाते हैं बच्चे को और उसको बर्फ दिलाते हैं, तो उसके मुंह से कर्डल्ड मिल्क यानी पनीर के रूप में उसके मुंह से थोड़ा आता है। अब आप एडल्ट कभी दूध पीते हो, मान लो इंडाइजेशन हो जाए आपको, तो आपको जब उल्टी आती है तो वो दूध ऐसे का ऐसा बाहर निकलता है। कभी आपने नोट किया है? ऐसा ही होता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये रेनिन 2 साल के बाद हमारे शरीर से खत्म हो गया, नेचर ने तो बोल दिया भाई अब रेनिन आपके शरीर में है नहीं, आपके पास दूध को पचाने का, कर्डल करने का कोई एंजाइम नहीं, फिर भी हम दूध पिए जाते हैं, फिर डाइजेशन पे उतना ज़्यादा जोर देते हैं और फिर धीरे धीरे बीमारियों की तरफ जाते हैं। तो नेचर का एक इंडिकेशन तो ये रेनिन हो गया। सेकंड, कैल्शियम कहाँ से आएगा? ऑस्टियोपोरोसिस, ये बहुत बड़ा है भाई, आर्थराइटिस हो जाता है दूध नहीं पियोगे तो, और सब ऑर्थोपेडिशियन बोलते हैं दूध पियो नहीं तो कैल्शियम नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कंट्रीज़ की, हम इंडियन स्टेट्स की भी बात कर ले, पंजाब, हरियाणा, यूपी, जहाँ दूध की भरमार मात्रा है। आप लोग अपने ऊपर भी, आप तो सारी ज़िंदगी दूध पी रहे हैं, फिर भी आपकी वाइफ्स को, आपको आर्थराइटिस की समस्या आई कि नहीं आई? और ये स्टडी हुई है, फिजिशियन वॉशिंगटन डीसी की एक स्टडी है, इन्होंने बताया कि जो ज़्यादा दूध पी रहे थे उनका ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है और उनको ज़्यादा आर्थराइटिस हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? एंड दिस कैन बी डायरेक्टली लिंक्ड विद द नंबर ऑफ ग्लासेस दे ड्रिंक। सी, अगर जो 200 ग्राम पी रहे थे मिल्क, उनको 21% था, जो 2 ग्लास पी रहे थे उनको 93% और 3 उसे, ये क्यूमिंग एंड क्लिंटनबर्ग रिपोर्ट है, आप भी पढ़ सकते हैं। इसके पीछे का जो मेजर थ्योरी है, क्योंकि प्रूव अभी कर नहीं पा रहे, लेकिन थ्योरी है ये कि जब हम मिल्क पीते हैं हम अपनी बॉडी के अंदर अपने एक एसिडिक पीएच को, एनिमल प्रोटीन जितने भी पचते हैं, किसी की मीट की भी बात ले लें, अंडे की भी बात कर लें, जब भी एनिमल प्रोटीन पचेगा वो बॉडी में ज़्यादा यूरिया प्रोड्यूस करेगा, उसके प्रोडक्ट भी ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है। अब कैल्शियम एक पॉजिटिव आयन है, तो बॉडी के इस पीएच को बैलेंस करने के लिए बोन से वो ब्लड में आके इस पीएच को रेगुलेट करता है, और धीरे धीरे हमारी हड्डियाँ जो हैं कैल्शियम खोती रहती है और ग्रेजुअली हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बढ़ते रहते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ओनली वन थ्योरी, इसके इट इज़ ए मल्टीफैक्टोरियल कॉज, धूप की कमी, विटामिन डी की कमी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि हम बोन्स पे जोर नहीं डालते तो जो उनको ब्लड सप्लाई जानी है वो नहीं जाती, तो न्यूट्रिशन उन तक नहीं पहुंचता, एंड इट इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल थिंग, बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अभी मिल्क की बात जो कर रहे हैं उसमें, तो शुड वी ड्रिंक मिल्क एट ऑल और नॉट, ये आपका डिसीजन है, आप देखिएगा, बट मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। आप किसी भी 80 साल के कंपैरिजन में देखेंगे, वेजिटेरियंस जो एनिमल प्रोटीन कम यूज़ करते हैं या नहीं यूज़ करते, उनके खिलाफ एगिटेरियन या ओमनीवोरस जो नॉन वेज और खा, आप देखेंगे उनकी हड्डी ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस
करती है जो एनिमल प्रोटीन यूज़ करते हैं। जो नहीं करते, वेजिटेरियन है, फिर भी थोड़ा बहुत मिल्क लेते हैं, जैसे इंडिया में बहुत कॉमनली आपको डिफरेंस मिल जाएगा, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस कम मिलेगा उनमें। अब ये साइंटिफिक स्टडी जो मेडिकल रेप्यूटेड मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश हो चुकी है, हम उनकी बात कर रहे हैं। जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए उन्हीं की रिकन्फर्मेशन है ये। देखिए, डेयरी प्रोडक्ट्स में ईस्ट्रोजन होता है जो एक मेजर फैक्टर है ब्रेस्ट ट्यूमर, यूटराइन ट्यूमर, ब्रेस्ट टिश्यूज में चेंजेस के, ओबेसिटी के, इनफर्टिलिटी के एंड पीसीओडी के लिए भी, बिकॉज ये ईस्ट्रोजन आपके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन ठीक से काम नहीं कर पाता, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस आता है एंड देन ऑल दोज डिजीज। किस तरह से हमारी आईवीएफ चेन्स की गिनती बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं आज की डेट में। सिमिलरली प्योर मिल्क की बात हो रही है, ये प्योर मिल्क की, प्योर मिल्क में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है। ये ग्रोथ फैक्टर क्यों बना है? जब बछड़ा पैदा होता है गाय का, वो 25 किलो का होता है और विद इन 6 मंथ्स या ईयर उसका वेट पहुंच जाता है 70 से 100 किलो। ये ग्रोथ फैक्टर उसके वेट को बढ़ाने के लिए दिया गया। और ये इंसुलिन लाइक, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इंसुलिन लाइक है, तो ये इंसुलिन हमारी बॉडी के इंसुलिन से कंपीट करता है और उसको रेजिस्टेंट बनाता है। तो अगर आप अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ फैक्टर, फिर तो आप दूध पियो, बछड़े की तरह अपना वेट तो आप बढ़ाना नहीं चाहते ना। तो फिर सिंपल सा फैक्ट है कि क्यों इसको यूज किया। एंड अदर स्टडी, मिथ्योनिन एक बेसिक अमीनो एसिड है, इसकी जरूरत होती है इंसान को, बट एनिमल प्रोटीन यानी अंडा, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में इसकी मात्रा कई गुना ज़्यादा होती है, मैनी टाइम्स कंपेयर टू प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो म्यूथेनिन एक्सेस की वजह से क्या होता है, एथ्रोजेनिक इफेक्ट, यानी हमारी आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, उनमें प्लाक जमने लगता है, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, बीपी बढ़ने लगता है और हमारी आर्टरीज जल्दी बुढ़ी होने लगती है। तो ये एक, तो मिथ्योनिन रिस्ट्रिक्शन करना एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। तो प्लांट बेस्ड डाइट से ये भी एक बेनिफिट मिलता है। सी, मिथ्योनिन रिस्ट्रिक्शन से कैंसर बायोलॉजी। मिथ्योनिन एक इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड जो कैंसर सेल को चाहिए। कैंसर को अगर मिथ्योनिन दे दें तो ये बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। और आप देखेंगे ऑन्कोलॉजी में आज की, अब आपके घर में नॉन में कैंसर पेशेंट होंगे, उनको एक सप्लीमेंट दिया जाता है जिसमें मिथ्योनिन होता है। अब बताइए, मेडिकल रिसर्च कुछ बता रही है और हम प्रैक्टिस में कुछ और कर रहे हैं, और कैसे कैंसर ठीक होगा फिर। बोवाइन ल्यूकेमिया वायरस ये बहुत कॉमन वायरस है, हमारे 40% से ज़्यादा कैटल इस वायरस से ग्रस्त हैं। और जब डीएनए स्ट्रक्चर देखा गया ब्रेस्ट कैंसर सेल्स का और बोवाइन ल्यूकेमिया, ये बहुत सिमिलर मिला एंड इस पर रिसर्च चल भी रही है, लेकिन ये डीएनए प्रूव हो चुका है कि इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है। तो बोवाइन ल्यूकेमिया वायरस इज़ वेरी कॉमनली लिंक्ड टू ब्रेस्ट कैंसर, HTLV, ह्यूमन टी सेल लिंक्ड वायरस, ल्यूकेमिया वायरस। अब हम डॉक्टर आपको बोलते हैं हाई प्रोटीन लो कार्ब, जिम में जाएंगे हाई प्रोटीन लो कार्ब, आपके बच्चे भी 10-10 हज़ार के वो आजकल डब्बे आते हैं, दूध में पानी में घोल घोल के पिए जा रहे हैं, ठीक है। अब कई रिसर्च प्रोड्यूस होगी कि जब हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं हमारे किडनी और लिवर पे ज़्यादा जोर पड़ता है, उनकी ज़्यादा डैमेज होती है, एंड स्टेज किडनी डिजीज जिसके लिए डायलिसिस कराना पड़ता है, वो एनिमल प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट से खराब होता है। और आप देखेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट ज़्यादातर किडनी पेशेंट जो डायलिसिस, उनको बोलेंगे आप पनीर खाइए या फिश खाइए या एग खाइए, आपकी बॉडी से प्रोटीन लूज हो रहा है। आप प्रोटीन लूज होने के असली कारण को तो ठीक कर नहीं पा रहे हम, उल्टा ही हम उनके शरीर में और ये जहर दे रहे हैं ताकि उनकी किडनी फर्दर डैमेज हो जाए। और एक और बात, एनिमल प्रोटीन जब पचता है यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा, फिर उसको ठीक कराने बार बार डायलिसिस कराओ। ये अलग अलग स्टडीज़ हैं, अलग अलग स्टडीज़ अलग अलग मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश्ड है। सिमिलरली ये रैट्स पे हुई स्टडी है, देखेंगे फैटी लिवर भी बढ़ जाता है हाई प्रोटीन डाइट से। सिमिलरली ये एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी है, इसमें भी यही बताया गया है। आप अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं, आई एम जस्ट टू सेव टाइम एंड गिव यू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, आई एम गोइंग थ्रू दिस फास्ट। बेसिकली बात यही है कि एक हाई कार्ब लो प्रोटीन डाइट लॉन्गेविटी के लिए, आपकी ऑर्गन्स के लिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छी होती है। प्लांट बेस्ड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये नहीं कि आप रिफाइंड शुगर्स ले लीजिए, रिफाइंड, ठीक है। सी, ए लो प्रोटीन, सिर्फ 10% प्रोटीन इनफ है। हाई कार्ब डाइट जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों, स्टार्च हो, आलू भी कोई बुरा नहीं है, जैसे ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं आलू मत खाइए। सी, अलग अलग स्टडी अलग अलग मेडिकल चैनल सेम बात सामने आ रही है कि
ए लो प्रोटीन हाई कार्ब डाइट प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन लॉन्गेविटी, आपकी ऑर्गन्स को बचाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को लंबा करने के लिए। अब इन सब का लेखा जोखा मैं एक जगह दे देता हूँ। लेट्स समराइज, क्यों मीट और डेयरी से बचना चाहिए, क्यों एक वीगन डाइट फायदेमंद है, और क्यों ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन, इवन बॉलीवुड स्टार रिसेंटली एडेड जॉन इब्राहिम एंड अक्षय कुमार, नोवाक जोकोविच को तो आप जानते ही हैं, उनके तो बहुत सारे फ्री सोर्स वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ही इज़ द नंबर 1 टेनिस प्लेयर राइट नाउ। ये सब क्यों वीगन है, विराट कोहली क्योंकि सी कैंसर क्यों, बोवाइन ल्यूकेमिया वायरस, मिथ्योनिन, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, ये हमने कर लिया सर। हार्ट डिजीज, मिथ्योनिन से होमोसिस्टीन बनता है, एंड होमोसिस्टीन से देन एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, स्टेरॉइड हार्मोन, वी आर समराइजिंग क्यों ये करते हैं। डायबिटीज़ में इंसुलिन की बात की हमने, ग्रोथ फैक्टर की, स्टेरॉइड्स, एंड जब भी हम हाई कैलोरी डाइट लेते हैं हमारी इंसुलिन स्पाइक होता है, ये कैलोरी स्पाइक से इंसुलिन, तो हाई कैलोरी कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरीज नहीं खानी चाहिए कि एक ही खाने में, जैसे हम मैदा लेते हैं या स्वीट लेते हैं, एक ही छोटे से निवाले में हम इतनी सारी कैलोरीज डाल लेते हैं। जूनोटिक डिजीज के बारे में तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, 2-3 साल से हम लोग ग्रस्त हैं इससे, कोविड से लेके साल्मोनेला, एवियन फ्लू, 50 तरह की बीमारियां आती और जाती रहती है जो हमें जानवरों के प्रोडक्ट से मिलती है। कभी आपने देखा है भाई भिंडी को जुकाम हो गया तो हमें जुकाम आ गया, पत्ता गोभी को जुकाम लग गया तो हमें जुकाम, ऐसा कभी सुना आपने? Xenoestrogen, this is a very important research topic, you should all research, especially women. Xenoestrogen से PCOD, यूट्राइन कैंसर, यूट्राइन ट्यूमर्स, फाइब्रॉइड्स, ब्रेस्ट फाइब्रॉइडिनोमा, ब्रेस्ट ट्यूमर्स, ब्रेस्ट कैंसर, इनफर्टिलिटी, इनके पीछे इनका बहुत बड़ा काम है, आपके हार्मोन्स को भी। जीनोएस्ट्रोजन कहाँ से आते हैं? जो भी खाना आप प्लास्टिक में इकट्ठा रखते हैं, प्लास्टिक में पकाते हैं, जैसे माइक्रोवेव में मोस्टली प्लास्टिक में आप लोग पकाते हैं, जितना भी प्रोसेस्ड फूड आपके पास आता है प्लास्टिक में पैक होकर पड़ा रहता है कितने दिनों तक, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स। उसके अलावा पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड, और सबसे मेजर चंक जो बोलने वाला हूँ, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट, इनमें सबसे ज़्यादा जीनोएस्ट्रोजन मिलता है। तो नो वंडर हमारी इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, आईवीएफ सेंटर्स खुलते जा रहे हैं। वर्ल्ड हंगर की बात तो आप लोग साइंस के बैकग्राउंड के बहुत से लोग होंगे, एक इंसान के लिए मीट बनाने के लिए हमें 75 लोगों के लिए जो हम अनाज या गेहूँ या बाकी चीज़ें उगा सकते हैं, फल फ्रूट, उतना रिसोर्सेज लगता है एक इंसान का मीट बनाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं मीट खाते हुए आप पोल्यूशन की शिकायत या क्लाइमेट चेंज की शिकायत आप नहीं कर सकते, आपको कोई हक नहीं अगर आप मीट खाते हैं तो। नाउ कम्स द थर्ड कॉज इन डाइट, लो फाइबर इनटेक। लो फाइबर इनटेक, जैसे हमने बात की, 90% 98% जो इंडियंस हैं इनफ फाइबर वेजिटेबल्स नहीं खाते। होता क्या, जब हम फाइबर खाते हैं, फाइबर में मेजर चंक वाटर का होता है, वो वाटर रिटेन करता है, फाइबर पचता स्लोली है, तो ये क्या करता है, आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम को या मेटाबॉलिज्म को धीरे धीरे प्रोलॉन्ग करता है, यानी खाने पचने की स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन करता है, ताकि उससे ग्लूकोज धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, रेड राइस खाएंगे आप किसी दिन, और एक दिन आप वाइट राइस बासमती चावल खाइए, तो जो रेड राइस है वो आपको लॉन्ग टर्म तक एनर्जी देगा। यानी कि माटा राइस की बात करूँ, जो सेला राइस पहले आता था जिसको चबाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, इवन जापानीज़ लोग जो सुशी राइस यूज़ करते हैं वो भी इसी तरह का होता है। तो जब हम इसको यूज़ करते हैं तो आपको पूरे दिन एनर्जी देगा, बिकॉज उसका ग्लाइकोजेनिक इंडेक्स कम है, वो धीरे 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 एनर्जी रिलीज करता है। बट इसी के सामने बासमती खा ले, थोड़ी देर में आपका पेट तो फूल जाएगा, आपको लगेगा ब्लोटेड हो गया, बट थोड़ी देर बाद ही दोबारा भूख लग जाती है। इसीलिए हमें डायबिटीज पेशेंट को माटा राइस पे, रेड राइस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। सेम वे न्यूट्रिशन जो है डाइटरी फाइबर से अगर आता है तो हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ को मॉड्यूलेट करता है, हमें इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ और ओबेसिटी से बचाता है। ये तो हम रिपीट ही कर रहे हैं। एक और फ़ायदा जो होता है, अगर हम फाइबर खाते हैं, देखिए एंटी कैंसर रिसर्च हुई, इन्होंने क्या किया, 8 डिफरेंट कैंसर सेल्स लिए लाइन लैब में, और इन पे 34 डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल जूसेस सेक्रेट किए। तो इन्होंने देखा कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ एलियम फैमिली यानी प्याज लहसुन, और क्रूसीफेरस फैमिली यानी कि ब्रोकली, पत्ता गोभी, कैबेज एट्सेट्रा से कम हुई। इन्होंने कैंसर सेल्स को मारा, रिग्रेस किया। और एक बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट पाया जाता है ब्रोकली और ब्रोकली स्प्राउट में, जिसे सल्फोराफेन कहते हैं, इट्स ए प्रूवन एंटी कैंसर ड्रग। तो आप समझ सकते हैं अगर हम इन्हीं वेजिटेबल्स को कच्चा खाएं
तो हम कैंसर से भी कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इंडिया में पत्ता गोभी बेचारी को बदनाम कर दिया, कीड़े हैं जी, कीड़े हैं, कीड़ा है, दिमाग में चला जाता है कीड़ा। अरे उसको काट के नमक के पानी में ऑस्मोसिस कर दो, वो कीड़े की सिस्ट होती है, मर जाएगी। वो बेचारी अकेली पत्ता गोभी क्यों बदनाम है? किसी भी वेजिटेबल जहाँ पिग डंग का कंटेमिनेशन होता है वहाँ ये बीमारी हो सकती है। कोई भी सब्जी का आप नाम लीजिए। तो ये बेचारी पत्ता गोभी जो आपकी इतनी बढ़िया एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ है और इतना लो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, पत्ता गोभी खाएंगे आपका पेट भर जाएगा। बहुत सारे लोग राइस एंड कैबेज डाइट यूज़ करते हैं पतला होने के लिए, वो इसीलिए पेट भर जाएगा, आपको वो मिलेगी नहीं उतनी एनर्जी, उतना कैलोरी स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक होगा नहीं, एंड यू विल सी कि कैसे आप वेट लॉस होता है। नाउ कम्स टू वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ कॉज, माइंडफुल ईटिंग। हम लोग आज किस लिए जी रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं, किस लिए मेहनत कर रहे हैं? खाने के लिए। और उस खाने को कैसे खाते हैं? ये रहा मोबाइल। हमारे बच्चे मोबाइल के बिना खाते नहीं है, चबाते हैं ही नहीं जो खा रहे हैं, तो माइंडफुल ईटिंग तो है ही नहीं। तो वो खाना अंदर जाके वही इमोशन प्रोड्यूस करता है जिस इमोशन से हम उसको खा रहे हैं, तो बीमारियां तो होनी है। ठीक है, अब हाउ मच टू इट, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं जापानीज लोग, एंड ब्लू जोन्स हैं, एक ब्लू जोन्स के बारे में बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। ये लोग उतना ही खाते हैं जितना इनका 80% तक नीड हो, थोड़ा पेट अपना खाली रखते हैं हमेशा, और बीच बीच में फास्टिंग भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग तो एक्सेस ही खाते हैं, तो इसीलिए हम फास्टिंग यूज़ करना चाहिए। और इसके बारे में हमने पहले बात की थी, महर्षि वाघभट्ट आज से 1500 साल पहले ही लिख गए हैं अपने अष्टांग हृदयम में कि पिछली डाइजेशन होने से पहले खाना नहीं खाना चाहिए दोबारा। ये नहीं मतलब हम घड़ी के गुलाम होकर खाए, हमने ब्रेकफास्ट किया था तो लंच करना है, डिनर करना है, चाहे हमारी ज़रूरत हो ना बॉडी की, ना हमारा उतना काम हो। फिर उसके बाद इवनिंग में चाय चाहिए, चाय के साथ स्नैक्स चाहिए, इन सब की ज़रूरत नहीं है। पिछली डाइजेशन होगी तभी अगली डाइजेशन पे जाना चाहिए, नहीं तो हमारे सिस्टम, हम आलसी हो जाएंगे, नींद ज़्यादा आएगी। और इसी तरह से सिमिलरली हाउ टू ईट, हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस जो हम खाना खा रहे हैं उस पर होना चाहिए, ताकि उसको हम 30 to 40 टाइम अच्छे से चबाएं। क्यों, ऐसा क्यों है? 80% डाइजेशन आपका माउथ में होता है। कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपके अमाइलेज में होते हैं, जो हमारे सलाइवा का इंपॉर्टेंट एक एंजाइम है। उसके अलावा जब आप चबाते हैं आपके खाने का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो जो पेट के एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाएंगे, पेप्सिन अदर, इन वो लाइपेज जो फैट को पचाएगा, तो जब उनको एक सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा तो उनको कम एंजाइम में वो ज़्यादा खाने को ब्रेक डाउन कर पाएंगे, और आपके इंटेस्टाइन पे कम जोर पड़ेगा, आप कम ब्लोटेड फील करेंगे। लेकिन हम चबाते ही नहीं, सीधा निकल रहे हैं। और हम बड़े बोलते हैं हमें स्वाद चाहिए। मैंने आजकल बच्चों को देखा, एग्जाम्पल, मोमोज खाने जाते हैं, अरे भाई गर्मा गर्म, मुंह में ठूसते रहते हैं। कहने को तो आप स्वाद की चीज़ खाने जा रहे हो और उसका स्वाद ही नहीं ले रहे। ठीक है ना? आप ये टेस्ट भी कर सकते हो, चावल को आप 30 बार चबाइए और वो आपको मीठा लगने लगा। क्यों? या आलू भी, उसमें जो स्टार्च है हमारा माइलेज उसको डाइजेस्ट करके सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दीज आर सिंपल साइंटिफिक फैक्ट जो 8वीं क्लास के बच्चे को भी पता है, बट हम इन सिंपल, ज़्यादातर सोल्यूशन सिंपल ही होते हैं दुनिया में और हम उनको समझ नहीं। इंटरमीडियंट फास्टिंग के बारे में महर्षि वाघभट्ट लिख गए हैं, देखिए कि अगर हफ्ते में एक बार भी हम डिनर स्किप करते हैं, यानी कि जेहेतु आजकल जिसको फैड बना के हमने इंटरमीडियंट फास्टिंग का नाम दिया, ये आज से 1500 साल 2000 साल पहले हमारे वेदों में लिख दिया गया, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को गैप मिलता है, उसके एंजाइम्स बेटर काम करते हैं, हम वेट लॉस भी करते हैं। दैट्स वाई ऑलवेज से ड्रिंक योर फूड एंड च्यू योर वाटर, दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। हम पानी को मुंह में रख के थोड़ी देर उसके बाद लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सलाइवा है उसका पीएच है एल्कलाइन, और हम बोलते हैं हमें एसिड बहुत बनता है, और 70% अर्बन पॉपुलेशन रोज़ सुबह उठ के एक पैंडी या अदर गोलियां खाती हैं जो एंटासिड्स होते हैं। अगर हम इसी पानी को यूज़ करें, मुंह में रख के धीरे धीरे पिएं और बैठ के पिएं, ताकि हमारी किडनी उस पोजीशन में, हमारे मसल्स के उस पानी को रिटेन करें, तो आप देखेंगे आपका एल्कलाइन पीएच जाएगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। सिमिलरली जो है खाने को चबा के, उसके बारे में तो हम कर ही चुके हैं डिस्कस। सेम थिंग कि हम बैठे होते हैं, हमारी किडनी ज़्यादा अच्छी फिल्ट्रेशन रेट पे बात करती है, वाटर का यूज़ ज़्यादा होता है, ये सब कॉमन फैक्ट जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जिस पे डॉक्टर ज़्यादातर काम नहीं कर पाते, और ये आपने डायबिटीज़ पेशेंट ने देखा भी होगा कि कोई भी लाइफ इंसिडेंट होता है, टेंशन आती है, हमारी शुगर बढ़ जाती है, जितनी मर्जी गोली ले, इंसुलिन ले रहे हो। ऐसा इसीलिए होता है, स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस में, तो हमारा एड्रीनल ग्लैंड होता है जो क्रॉनिक स्ट्रेस में
कॉर्टिसोल को रिलीज़ करता है। कॉर्टिसोल वही स्टेरॉइड है जो हम गोली के रूप में भी खा सकते हैं। जैसे ये रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, सूजन आ जाती है, ब्लड शुगर, ब्लड बीपी सब बढ़ जाता है। ऐसा क्यों है? स्ट्रेस एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। मान लो मुझे शेर दिख गया, अब मुझे उससे दूर भागना है, इसलिए फ्राइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब दूर भागने के लिए मुझे चाहिए एनर्जी, एनर्जी के लिए चाहिए मुझे शुगर, शुगर कहाँ से मिलेगी? लिवर से। अब उसको तोड़ना कैसे है? यही हार्मोन आएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा और ये शुगर ब्लड में ले आएगा। ऐसे ही हमारी हार्ट रेट बढ़ाएगा, बीपी बढ़ाएगा, ताकि मैं ज़्यादा एफिशिएंटली भाग पाऊँ, सांस शैलो लूँ, हाँ हाँ, ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा मिले, ताकि मैं ज़्यादा एफिशिएंटली भाग पाऊँ, है ना। बट यही शेर अगर आपको रोज दिखने लग जाए, क्रॉनिक स्ट्रेस इसी को कहते हैं। ट्रैफिक हो गया, आपके बॉस हो गए, आपकी डेडलाइंस होगी, 50 चीज़ें, आप मेरे को नाम नहीं लेने की ज़रूरत। जब ये क्रॉनिक स्ट्रेस रहेगा तो हम सांस भी शैलो लेते रहेंगे, फास्ट लेते रहेंगे, बीपी को बढ़ा के रखेंगे, हार्ट रेट को बढ़ा के रखेंगे, शुगर को बढ़ा के रखेंगे। तो समझ रहे हैं कि कैसे हम रिलैक्स, डीप, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग यूज़ करके किस तरह से हम अपनी बीमारियों को बचा सकते हैं, किस तरह से स्लो एंड डीप ब्रीदिंग करके हम अपनी बीमारियों से बच सकते हैं और स्ट्रेस को। इसीलिए हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए एक होलिस्टिक अप्रोच है ये प्रोग्राम बनाने के पीछे। इन्हीं सारी सोच को लेके प्रोत्साहन प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। इसकी डिटेल्स इंडिविजुअल देखिए, हमने मोस्टली नॉलेज हम फ्री सोर्स दे रहे हैं आपको कि आप अप्लाई कर पाए। जो लोग ज़्यादा सीरियसली इल हैं, जो हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम उनको इंडिविजुअली हेल्प करें, दे कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। वी हैव अनदर पेड प्रोग्राम, दैट इज़ अ पेड प्रोग्राम। उसमें हम मंथली क्लासेस लेते हैं, मतलब वीकली क्लासेस लेते हैं, और उनका रेगुलर टेस्टिंग करके और बहुत सारी चीज़ें ऑन रेगुलर लेवल सिखा के मोटिवेट करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम वहीं आती है, ह्यूमंस आर वेरी प्रोन टू इनर्शिया। आज आपने सुन ली बात, कल आप भूल जाएंगे, लेकिन मैं रोज़ पीछे पड़ा रहूँगा एज ए डॉक्टर तो आप करोगे। तो इसीलिए हमने ये डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड मेडिकल, another additions to our this thing, these 5 protocols we follow in Protsan program and then design a holistic program depending on individual needs. अब हम क्या डाइट की बात करें, अब जो भी हमने सीखा है हम इसको समराइज कर रहे हैं। डाइट में हम नॉर्मली कैलोरीज काउंट करते हैं, न्यूट्रिशन नहीं, मतलब हम पेट भरते हैं, न्यूट्रिशन नहीं डालते अपने शरीर में। तभी मैंने बोला अनाज, दूध और चीनी खाते रहते हैं, 80% ऑफ आवर कैलोरीज वहाँ से आती। तो हमें करना क्या है, शिफ्ट करना है प्लांट बेस्ड होल फूड पे, ज़्यादा रॉ, कम से कम एक मील तो रॉ लीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए, अपनी ज़िंदगी में से सफ़ेद रंग हटा दीजिए, तो ज़िंदगी रंगीन हो जाएगी। कहाँ से आता है सफ़ेद रंग? आटा। तो रंगीन आटे यूज़ कीजिए, जिसे मिलेट्स कहते हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट्स, आपको पता है? यानी कि बाकी देशों को समझ आ गया कि मिलेट्स खाना चाहिए। एंड इंडिया, कुछ साल छोड़ दें अगर पिछले, इंडिया वॉज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वीट। सोच सकते हैं आप, बाकी देशों को पता है वीट नहीं खाना, वो हमें भेज रहे हैं, हम अपना मिलेट्स उनको भेज रहे हैं, ठीक है ना। सिमिलरली सॉल्ट एंड शुगर, ये भी वाइट है, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सफ़ेद रंग हटा दीजिए ज़िंदगी से, अपने आप आपकी ज़िंदगी रंगीन हो जाएगी। पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी एग्जांपल, और आपके बच्चे बड़े फॉन्ड है आजकल, मेयोनीज, केचप, फ्रूटी, फ्रूट जूसेस पैक्ड, इनके पीछे देखिएगा कभी, केचप की बात कर लें, एग्जाम कोई भी ब्रांड ले लीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा, केचप के पीछे देखिए 28 to 30% टमाटो होता है बस, बाकी सब क्या, कूड़ा कबाड़, जहर, रंग, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल्स, और आपके बच्चों को आदत डालने वाले तत्व, जिससे उनको आदत लगे। सेमली मेयोनीज, मेयोनीज कैसे बनती है? सड़ा सा पामोलिन ऑयल, थोड़ा सा पानी, फेंट दीजिए, आप घर में भी बना सकते हो। अंडे की होगी तो अंडे की जर्दी को फेंट दीजिए, हवा भरनी है उसमें। तो आप कच्चा तेल खिला रहे हैं अपने बच्चों को, और फिर लोग पूछते हैं हमारे बच्चों को ब्रोंकाइटिस, खांसी क्यों नहीं ख़त्म होती, यही वजह है। उसके बाद माइंडफुल ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूज़, जो हमने बात की कि अपने खाने को पूरा टीवी बंद करके 10 मिनट 15 मिनट चबा के दीजिए उसको, सोचिए क्या खा रहे हैं। एक और बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, जब 15 मिनट लगते हैं, हमारे पेट में रिसेप्टर्स हैं जो थोड़ा डिलेड रिस्पॉन्स देते हैं और ब्रेन को सटाइटी देते हैं। 15 मिनट बाद आप चबाएंगे ना, जब खाना खत्म भी नहीं होगा, आपके दिमाग का पहुंच जाए यार बस और नहीं खाना। इसीलिए जब मैं सैलड की प्लेट भर के खाता हूँ, मेरा थक जाता हूँ, चबा चबा के हमारे जो मसेटर मसल्स हैं, ये रिसेप्टर ब्रेन को सटाइटी भेजते, भाई संतुष्टि आ गई, अब और नहीं खाना, तो ओवर ईटिंग होगी ही नहीं। सिमिलरली फास्टिंग यूज़ करनी चाहिए, फास्टिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल करेंगे हम।
हमें कम मील्स लेनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन आर 2 मील्स एंड 1 एटलीस्ट रॉ। और एक बहुत फेमस, वी डिग आर ग्रेव विद आर टीथ, ये तो सच है ना, अपने दांतों से ही अपनी कब्र खोद रहे हैं हम लोग। फूड ट्रांजिट टाइम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी फॉर, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने कैंसर पेशेंट को, सी फॉर कॉन्स्टिपेशन, सी फॉर कैंसर। आप मोस्टली कैंसर पेशेंट की हिस्ट्री देखेंगे, उनको कॉन्स्टिपेशन रहने से हमारी बॉडी से टॉक्सिन नहीं निकलते, बहुत सी बीमारियाँ देते हैं। इसको कैसे आप जज कर सकते हैं कि आपकी बाउल मूवमेंट ठीक है? एक सिंपल सा फैक्ट है, वैसे तो आई वुड प्रेफर कि आप 2 बार बाउल मूवमेंट होना चाहिए डेली, लेकिन फिर भी बीटरूट टेस्ट है। आप आज बीटरूट खाते हैं, 18 घंटे बाद जो आपको पोटी आ रही है वो बीटरूट डार्क कलर की होनी चाहिए। ये टाइम डिपेंड करता है, जितने कम टाइम में आपको आपका मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा है। 12 घंटे में से 18 घंटे के बीच में अगर आती है तो समझिए आपका बाउल मूवमेंट ठीक है, आप ठीक काम कर रहे हैं, आपका लिवर सही काम कर रहा है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए, सब जानते हैं। एंड एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली पीना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर फिजिकल एंड्योरेंस, योर फिजिकल वर्क। इस डाइट के पीछे एक बहुत बड़ा एक रीज़न है, सनातन धर्म में, वैदिक साइंस में और भगवत गीता में 70 चैप्टर में साफ साफ लिखा है। डेयरी के बारे में बात करें, टेस्टलेस, उसमें ये वर्ड यूज़ है भगवत गीता में, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, जो सड़ा हुआ है, जो किसी मृत्यु से आया है, हम वो खा रहे हैं, वो तामसिक खाना है। तामसिक खाना गलत नहीं है अगर आप तामसिक कार्य करते हो। अब मोस्टली हम लोग मेंटल वर्कआउट, मैं यहाँ कास्टिज्म की बात नहीं कर रहा, वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, सनातन धर्म में यहाँ कास्ट नहीं आ रहा। यहाँ बात ये है कि हम लोग मोस्टली मेंटल वर्क करते हैं, यानी ब्राह्मणों वाले काम करते हैं, सात्विक कार्य, और खाना हम खाते हैं तामसिक। तो तमस वाला खाना खाने से हमें नींद ज़्यादा आती है, हम सोए रहते हैं, और इसी वजह से हमें ज़्यादा नींद आती है। आप कंपेयर कीजिएगा, एक दिन आप सुबह नाश्ते में पपीता और भर के फ्रूट खाइए, और एक दिन आप खाइए छोले भटूरे और लस्सी मीठी। अब आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है आपके साथ, आपको किस में नींद आ रही है, किस में आप एक्टिव फील कर रहे हो। बस इतनी सी बात है। तो कार्य हमारे सात्विक है, खाना हमारा तामसिक है, यही प्रॉब्लम आ रही है हमें। तो अगर हम या तो अपने कार्य, अगर हमें तामसिक खाना खाना है, बहुत पसंद है हमें, तो हमें कार्य भी तामसिक करने चाहिए। रिक्शे वाला जो रोज़ एक माल ढोता है, आप अगर उसको ये सब खिलाते हो तो उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि उसके कार्य ही तामसिक है। लेकिन अगर आपके सात्विक कार्य हैं तो आपका खाना भी सात्विक होना चाहिए। तो मेक श्योर या तो अपना वर्कआउट इतना बढ़ा दीजिए अगर आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी है तो। इस बारे में हम इस स्लाइड को हम फिर से रिपीट इसलिए करें कि डाइट से जो हमने अभी बातें की वहाँ से कम कैलोरीज आएंगी, और ये दिस इज़ ए रिपीटेटिव स्लाइड, बट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया। अगर यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स कार्ब डालें, ग्लूकोज कम डालें, ग्लूकोज कम यूज़ होगा बॉडी में, फैट मसल्स में एक्सरसाइज करके ज़्यादा यूज़ कर लें और फैट कम बनेगा। तो ये 5-6 जगह ग्लूकोज जाता है, और इंसुलिन इज ए फैट स्टोरिंग हार्मोन। एक्सरसाइज, हाँ, वॉकिंग इज़ नॉट एन एक्सरसाइज कि सिर्फ वॉक करके हम एक्सरसाइज 5 प्रकार की होती है जो हमने मेजरली डाल दिए यहाँ पे, एरोबिक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, बैलेंस एंड ब्रेथ वर्क। ब्रेथ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे लीस्ट मोस्ट नेग्लेक्टेड है। इन सभी एक्सरसाइज को कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल नीड, बॉडी टाइप और बीमारी के हिसाब से। एग्जाम्पल, थायराइड है, जैसे थायराइड में एरोबिक एक्सरसाइज ज़्यादा चाहिए, बट डायबिटीज़ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा चाहिए। तो सिमिलरली इस तरह की कॉम्बिनेशंस हमें बनानी, यही हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में इंडिविजुअल नीड से करते हैं। इस बारे में हम बात कर चुके कि एक्सरसाइज कैसे डायबिटीज़ को कम करती है, इंसुलिन रिसेप्टर्स को बढ़ा के एटसेट्रा, ये भी हम बात कर चुके हैं। फैट सेल, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी फॉलो वेरियस डिफरेंट गाइडलाइंस इन प्रोत्साहन प्रोग्राम जो आपके सामने, मेडिटेशन, माइंडफुल ब्रीदिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल्सो यूज बैच फ्लावर थेरेपी, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होम्योपैथी। These are simple flower extracts which are used to logically change your mindset and helps to overcome various psychological disorders. तो इस तरह के हम मेडिटेटिव क्लासेस भी इनकॉर्पोरेट करते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम में। इसके पीछे का एम क्या है? हम अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादातर सिंपैथेटिक सिस्टम में जीते हैं। हमारी बॉडी में मोटर सेंसरी सिस्टम के अलावा एक और नर्वस सिस्टम है जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनॉमिक से नाम से ही पता चल रहा होगा, जो अपने आप क्रियाएं करता है, हार्ट का धड़कना, सांस लेना, डाइजेशन होना, वेरियस अदर प्यूपल्स डायलेट होना, अदर थिंग, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चलती रहती है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमने पहले भी बात की, तो हम वेगस नर्व के थ्रू शैलो सांस लेते हैं और
हम सिंपैथेटिक सिस्टम को ज़्यादा एक्टिवेट रखते हैं। इससे हमारी हार्ट रेट, बीपी बढ़ता है, डाइजेशन स्लो होती है, यूरिन की आउटपुट कम होती है। अब अगर हम यही शिफ्ट कर दें, हैक कर ले अपने माइंड को ब्रीदिंग से, डीप एंड स्लो ब्रीदिंग से, देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ दोज ब्रीदिंग, तो हम वेगस नर्व को आर्टिफिशियली या हैक कर सकते हैं, और वेगस नर्व को के थ्रू हम अपनी हार्ट रेट को स्लो कर सकते हैं, बीपी को कम कर सकते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिक किसी भी स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपी का या तरीके का मेन एम होता है सिंपैथेटिक सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में शिफ्ट रखना। हम लोगों को ज़्यादातर टाइम इस पैरासिम्पैथेटिक जीवन में या टाइप से जीना चाहिए, तो हम स्ट्रेस से बचे रहेंगे, अपने स्ट्रेस के इफेक्ट को अपनी बीमारियों से या अपने शरीर से बचा सकेंगे। ये सारी जो प्रोटोकॉल जो डिफाइन की हमने अभी तक, ये साइंटिफिक रिसर्च, वैदिक विजडम एंड मेरी पर्सनल मेडिकल एंड एक्सरसाइज रिलेटेड एक्सपीरियंस से फॉर्मुलेट होती है। और यही बात हमने ब्लू जोन्स में देखा। ब्लू जोन्स दुनिया के 6 एरियाज हैं जहाँ नॉर्मली पॉपुलेशन बिना दवाइयों के एक ऐसा जीवन जीती है जो सोसाइटी के लिए काम होता है, और वो एक प्रोडक्टिव जीवन जीते हुए 90 साल से ऊपर जीते हैं बिना दवाइयों के। वेरियस एग्जांपल है, ओकिनावा जापान के बारे में सब जानते हैं, ग्रीस में है, इटाली में, इवन यूएसए में भी लिमा लोडा कैलिफोर्निया जो बहुत एक पुराना लोमा लिंडा नाम से इनके रेड इंडियंस जीते हैं। शर्म की बात है, वैदिक साइंस को फॉलो करते हुए हम इंडिया में एक भी ब्लू जोन नहीं बना पा रहे। और इनकी क्या सेम जो हमने आप अभी प्लांट बेस्ड डाइट डिस्कस की है, वही डाइट ये लोग लेते हैं। 95% डाइट इनकी प्लांट बेस्ड होती है, और प्रोटीन का इंटेक सिर्फ 15% होता है। अब समझे अब डॉक्टर्स कैसे अब आपको प्रोटीन बेच रहे हैं। इनकी डाइट में कोई ना कोई बीन्स ज़रूर होता है, सोयाबीन बहुत यूज़ करते हैं जापानीज़ लोग, इसी तरह से स्वीट पोटैटो उनका, और बेसिकली रॉ फॉर्म की डाइट, मशरूम बहुत खाते हैं। फिश ऑफ कोर्स सिर्फ जापानीज यूज़ करते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम आर मीट ईटर्स, बट ओनली 5% ऑफ दैट टोटल कैलोरीज। इसी का इंडियन पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। अब ब्लू जोन तो इंडिया में है नहीं, बट फिर भी स्ट्रोक की बात करें, हार्ट डिजीज़ की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, कैंसर की भी बात कर लेते हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर आप इनके नंबर्स देखेंगे तो ये कम से कम 5 से 6 गुना है इफ़ यू कंपेयर देम टू हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, जहाँ रिसोर्सेज अभी भी कम है, जो अभी भी प्लांट बेस्ड डाइट ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड फिजिकली ज़्यादा मूव आउट करते हैं। समझ सी। तो अगेन दीज आर रिपीटेटिव रिसर्च बेस्ड स्टडी जो इन इसी डाइट को सपोर्ट करता है कि हाई प्रोटीन, लो प्रोटीन, हाई कार्ब डाइट कैसे बेनिफिशियल है। ये एक सेपरेट स्लाइड है, ये डॉक्टर डीन ऑर्निस ने एक स्टडी पब्लिश की थी, इट वाज न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर, इनकी बुक भी है, अभी भी आप पढ़ भी सकते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने ही वाज अ फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, ही इज़ ए फेमस कार्डियोलॉजिस्ट सॉरी। इन्होंने अपने कार्डियक पेशेंट्स को लिया जिनको हार्ट में ब्लॉकेज थी, जिसको आप आमतौर पे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, उनको इसी डाइट पे ले आए, वीगन डाइट, एरोबिक एक्सरसाइज और एक स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जिससे उन्होंने स्ट्रेस को, और इन्होंने देखा कि 90% ब्लॉकेज वाले लोगों तक को इन्होंने बिना किसी स्टेंट के ठीक कर दिया। थोड़ा सा डीमिस्टिफाई और कर लेते हैं इंसुलिन को। जब भी हम कुछ भी चीज़ अपनी जबान पर डालते हैं, कुछ भी, नेम एनी, तो हमारी बॉडी उसी वक्त इंसुलिन सेक्रेट करती है, और इंसुलिन इज़ ए फैट स्टोरिंग हार्मोन, हम पहले भी जानते हैं। तो जैसे ही हम फ्रीक्वेंट मील्स लेते रहते हैं, फैट स्टोर होता रहता है बॉडी में, और जब हम भूखे रहते हैं तो हमारी बॉडी का इंसुलिन लेवल कम जाता है और हम फैट बर्न करते हैं। एक बहुत कॉमन मिथ है कि डायबिटीज़ पेशेंट को फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ही गलत एक थ्योरी है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, फास्टिंग करते वक्त आपकी इंसुलिन और मेडिसिन को ज़रूर रेगुलेट करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। अब इसको डायग्रामेटिकली समझिए। पहली फिगर में जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारा इंसुलिन सेक्रीट होता है। जैसे सुबह उठे, हमने नाश्ता किया, फिर चाय पी, फिर चले गए अपने ऑफिस, थोड़ा टाइम लंच से पहले हमारा पेट थोड़ा भूखा रहा तो हम इंसुलिन कम हुआ, अब फैट बर्निंग स्टेज में आ गए। फिर हमने लंच कर लिया, फिर थोड़ा सा फैट, फिर चाय पी ली, स्नैक्स खा लिए, फिर शाम का डिनर, डिनर के बाद आइसक्रीम। मोस्टली आप देखेंगे पूरा दिन ही हम फैट स्टोरिंग स्टेज में ही घूम रहे हैं, फैट बर्न हो ही नहीं रहा, इसीलिए मोटापा इतना रैम्पेट हो गया है हमारे देश में। अब अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं,
disclaimer here, my mother used this 16 hour fasting for last 3 months daily. हर 16 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग वो डेली करते हैं. उनका HB1AC 7.8 से 6.2 ले आए हम बिना किसी में, नॉट इवन होम्योपैथिक मेडिसिन. तो जब हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, मान लो हमने रात को खाना खाया, फिर 16 घंटे भूखे, फिर ये 16 घंटे हम फैट बर्निंग में चले गए, फिर एक मील, तो ये 2 मील्स ए डे वाला प्लान है. तो आप देखेंगे ज़्यादातर टाइम आप फास्टिंग में चले. अब हम लंबी फास्टिंग करते हैं, जैसे आई पर्सनली डू ए 24 आवर वाटर फास्ट ऑन एवरी एकादशी, यानी हर 15 दिन में एक बार. इससे एक तो मेरे बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, लिवर वगैरह सब डिटॉक्स हो जाते हैं. उसके अलावा आप देखेंगे आप नेचुरली फैट बर्निंग स्टेज में रहते हैं लंबे टाइम तक. और इस लॉन्ग फास्टिंग के एक और बेनिफिट है कि ये कैंसर प्रिवेंटिव भी है. देखिए जैसे जैसे इंसुलिन कम होता जाता है और हम ज़्यादा देर भूखे रहते हैं, हम एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं ऑटोफेगी. 2016 का नोबेल प्राइज़ एक जापानीज़ डॉक्टर को मिला था ऑटोफेगी को एक्सप्लेन करने के लिए. जितना भूखा रहेंगे हम बॉडी को एनर्जी सोर्स नहीं दे रहे, तो हमारी बॉडी अपने ही खराब सेल्स, अपने ही गंदे सेल्स, अपने ही प्रोटीन के जो खराब ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ है यानी कैंसर सेल्स हैं और ट्यूमर सेल्स हैं, उनको खुद खा जाएगी. तो इससे जो आदमी फास्टिंग करेगा वो कैंसर से जीत सकता है. और बहुत से कैंसर पेशेंट की स्टडी भी है, आप पढ़ भी सकते हैं. स्टार्विंग योर कैंसर एक बुक है. लोग बहुत से कैंसर पेशेंट ने ये लॉन्ग टर्म फास्टिंग या जूस फास्ट करके अपने आप को ठीक किया है कैंसर से. तो लेट्स कम बैक टू दिस. हाँ जी, अब बहुत से ब्रेकफास्ट सीरियल मार्केट में है और आपको बोलते हैं ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे. अरे भाई, इससे आप फास्टिंग तो कर नहीं पा रहे. और दूसरी बात, ये सारे फोर्टिफाइड फूड है, जहाँ फोर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है, मतलब नेचुरल न्यूट्रिशन को आपने ख़त्म कर दिया बिल्कुल, और उसको फिर आर्टिफिशियल कैप्सूल के रूप में उसमें न्यूट्रिशन डाल के फोर्टिफाइड फूड लिया है. तो मोस्टली आपके ब्रेकफास्ट सीरियल जो आप बहुत कॉमनली अपने बच्चों को भी देते हैं, ये सब जो हैं आपके जो हैं बीमारी के घर हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं. ये कम से कम हमें यूज़ करना चाहिए, खाना चाहिए. अब हम ह्यूमन एवोल्यूशन की हिस्ट्री की बात करते हैं. डोमेस्टिकेशन से पहले चीनी भी सन 70 में आई, 60 में आई, चीनी से पहले भी. अब आप देखेंगे तब हमें शिकार करके खाना पड़ता था, जिस समय हम ज़्यादा फिट थे, क्योंकि शिकार मिलता था कोई 2-3 दिन में एक बार, तो वो लंबे लंबे फास्ट करते थे. नहीं मिलता था कुछ कुछ कंदमूल खाते थे. फिर धीरे धीरे हमने हार्वेस्टिंग सीखी, एग्रीकल्चर सीखा, फिर स्टोरेज की एबिलिटी आ गई, फिर हम जल्दी जल्दी खाने लग गए. आप भी अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, जब गरीबी थी, देश उतना एडवांस नहीं था, हम बहुत कम खाते. दिन में सुबह खाया, फिर सारा दिन काम किया, फिर शाम को खाया, तो हम फिट थे, बीमारियां कम थी. अब हम सिर्फ खा रहे. खाना तो खाना, 3 मील तो चाहिए चाहिए. उसके अलावा देखो हर बच्चे के हाथ में आजकल एक स्वीट ड्रिंक, आजकल तो और ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स आ गए, नाम मैं नहीं लूँगा. लाल सी एक ड्रिंक है, हमारे बहुत से फेमस फिट स्टार्स भी उसके ऐड कर रहे हैं. उसमें 14 कप कैफेन, मतलब 14 कप कॉफ़ी जितना कैफेन है. और फिर हम पूछते हैं हमारे यंग को कार्डियक अरेस्ट क्यों आ रहा है, इतनी कैफेन आप लोगे प्री वर्कआउट ड्रिंक्स में जैसे बच्चे लेते हैं. और प्रोसेस्ड फूड के थ्रू फैट बर्नर आप यूज़ करते हो, जिसमें क्रोमियम पाइक्लोक्लोनेट है, जो जल्दी फैट लूज तो करता है. सिमिलरली ये जो ब्रेकफास्ट शेक की कंपनीज आ गई हैं, मैं नाम फिर नहीं लूँगा. क्रोमियम पाइक्लोक्लोनेट इज़ ए नॉन कार्सिनोजन. क्रोमियम इंसुलिन बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसको ज़्यादा मात्रा में देने से इंसुलिन का फंक्शन ख़राब होता है और हमें डायबिटीज़ भी मिलती है. तो इसीलिए मैं प्रोसेस्ड फूड के अगेंस्ट हूँ. प्रोसेस्ड फूड से हमें बच के ही रहना है जितना हो सके. इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में महर्षि वाघभट्ट ने क्या लिखा है ये तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं. ऑटोफेगी को ट्रिगर करके, यानी लंबे फास्ट रख के देखिए लिस्ट ऑफ डिजीज, कितनी सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं. स्पेशली मैं यहाँ नाम लूँगा ऑटो इम्यून डिजीज़ का. थायराइड हो गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, सोरियासिस हो गया, वेरियस स्किन डिजीज हो गई, इन्फ्लामेशन एंड इवन न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज, अल्जाइमर, पार्किंसन. इन सब बीमारियों का अभी तक मेडिकल साइंस में कोई इलाज है नहीं. इलाज की बात कर रहा हूँ मैं, इलाज का मतलब क्योर नहीं है, हम सिर्फ मैनेज कर रहे हैं. तो हमें ज़रूर फास्टिंग को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में. कैंसर को फास्टिंग कैसे ठीक करती है, कैंसर को डाइट कैसे ठीक करती है, हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया, इट्स एन अनरिलेटेड टॉपिक, बट वी विल फ्यूचर में हम इसके ऊपर भी, कैंसर प्रिवेंशन डाइट के ऊपर भी एक वेबिनार ज़रूर लेंगे. हेल्दी फूड जब हम खाते हैं, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी रहता है. माइटोकॉन्ड्रिया में जिस तरह से हमारे म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होते हैं, जैसे देखिए एक बैलेंस हमने मेंटेन किया सी सॉ की तरह, जो कैंसर
एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट का बैलेंस जब तक बना है हमें कैंसर नहीं होगा। बट जब ये म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होते जाएंगे, यानी हमारी गलतियां डाइट के हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करती जाएंगी। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज कैसे होता है? स्ट्रेस से, प्रोसेस्ड फूड, अनहेल्दी फूड से, टॉक्सिन से, एक्सरसाइज से ठीक होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्थी रहती है। गुड इन्वायरमेंट, एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट, अच्छी हवा, अच्छा पानी और हेल्दी फूड से माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी रहता है। दीज आर द वेरियस डिजीजेज जो इनडायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज से हमें मिलती हैं। एंड कैंसर इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज, दिस अगेन। एंड PCOD, because this we are covering these three things together: obesity, PCOD, and all of these things have these various, these are the common, obesity, PCOD and diabetes all are common ailments जिनके पीछे की पैथोफिजियोलॉजी और कॉजेज सिमिलर है, तभी हम तीनों को एक साथ कंसिडर किया है। और मेडिसिन में भी जाएंगे, आज की डेट में एलोपैथी में देखेंगे आप, एक कॉमन सॉल्ट इन तीनों बीमारियों में यूज़ होता है, इसे मेटफॉर्मिन कहते हैं। इन तीनों बीमारियों को ख़त्म करने का प्रोटोकॉल भी सेम है और यही हमने प्रोत्साहन प्रोग्राम में डिवाइड किया। तो अगर आप इस फेज से, जहाँ आप बीमारियों और स्टेथोस्कोप देख रहे हैं, आप गोलियों से ग्रस्त है, बंधन में है, इससे अगर इस फेज़ में जाना चाहते हैं तो यू कैन जॉइन आवर प्रोत्साहन प्रोग्राम एंड फॉलो दिस स्ट्रक्चर। सेम थिंग हमने एक होलिस्टिक अप्रोच में डाल दी है। केमिकल यानी रॉ फुल होलिस्टिक फूड, स्ट्रक्चरल में मीन्स आपकी एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करना स्ट्रक्चर सपोर्ट में, और इमोशनल सपोर्ट यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये तीनों अगर हम, जैसे एक पौधे को 3 चीज़ें चाहिए होती है ना, सनशाइन, वाटर एंड गुड सॉइल टू ग्रो, सिमिलरली इंसान को ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर को ग्रीन जोन्स में रखना चाहिए, यानी एक होलिस्टिक बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए। तो इस तरह से हम एक होलिस्टिक अप्रोच ले सकते हैं और एक हेल्दी डिजीज़ फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। सेम थिंग अगर आप ब्लू जोन्स की जो हमने पहले बात की, ये भी इन्हीं बेसिक प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। ये कुछ हमारे पहले के 2 प्रोत्साहन बैचेस के रिजल्ट्स हैं। बहुत से लोगों ने वेट भी लॉस किया, डायबिटीज़ भी ठीक की। दिस इज़ माय पर्सनल अचीवमेंट। मैं भी क्लिनिक में बैठे बैठे मोटा हो रहा था, आज से कुछ साल पहले की फ़ोटो है ये। और दिस इज़ माय मेडल विच आई गॉट इन खारदुंगला चैलेंज, एंड दीज आर द प्रोटोकॉल्स विच फॉलो। तो अगर आपको इंडिविजुअल गाइडेंस सपोर्ट चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। एंड हम आदर्श होम्योपैथी क्लिनिक का मेजर एम यही है, और यूजुअली हम बिहेवियरल चेंजेस, यानी कि इस तरह से आपको सिखा दिया जाए कि आप आगे जाके खुद फॉलो कीजिए। 2 से 3 महीने तक भी आप गाइडेंस में रहने के बाद आप दूसरों तक को डिजीज़ से ठीक करने की तरफ बढ़ सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर माई प्रेजेंटेशन हेयर, एंड I would now like to take queries. If you have any questions regarding this, you can now go ahead and unmute yourself and ask me. Yes, now you can unmute yourself one by one. Any feed? Yes. Yes, sir. Thank you very much for the feedback, sir. And we will we have lined up many diseases. We will covering fatty liver in future, which is a very common topic. High cholesterol, how can we get rid of it? And even cancer preventive diet, which we have been following since last 3 years to practical cancer patients. So we will keep on designing. I have a limitation of time with me, but we will try to feature it as much as possible. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Any further queries, questions you can further ask. Good morning. Yes. Personally, I say कि हम
को एटलीस्ट 2 बीटरूट रोज खाने चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स नाइट्रिक ऑक्साइड इफेक्ट. आई हैव पर्सनली यूजिंग दिस फॉर लास्ट 3 to 2 years. और उससे क्या फ़ायदा होता है कि मेरी रनिंग स्पीड बढ़ गई है. नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड एक केमिकल होता है जो हम बीटरूट खाते हैं तो मिलता है, उससे हमारी आर्टरीज डायलेट होती है. तो जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, सबको जो है बेहतर ब्लड मिलता है, बेहतर ऑक्सीजन मिलती है. बट फॉर दिस टेस्ट यू कैन हैव, आप आधी भी बीटरूट खाएंगे तो आपका टेस्ट हो जाएगा, बिकॉज द मेजर पार्ट इज कि आपकी स्टूल को हमें कलर करना है. दैट्स इट. मोस्ट वेलकम. मॉर्निंग. मैंने अभी बोला था ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, ये बहुत गलत है. क्यों गलत है? कि ऑफ कोर्स आपको शुगरी चीजें नहीं खानी चाहिए, बट इसमें कॉम्प्लेक्स शुगर है और इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है. अगर आपको कुछ रोकना है तो आप बाकी चीजें रोकिए ना. आटा खाते रहते हैं आप, रिफाइंड शुगर्स खाते हैं, वहां कमी कीजिए और बीटरूट यूज कीजिए. वेलकम. मॉर्निंग. नो प्रॉब्लम. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कैमरा ऑन करके बात करें, इंटरेक्टिव रहता है, अच्छा लगता है हमें भी. हाँ जी. थैंक यू. नो, इट इज़ डिफरेंट. फास्टिंग शुगर तो आप कराइए, उसी ब्लड सैंपल, सेम ब्लड सैंपल में आपने फास्टिंग इंसुलिन भी कराना है. हाँ, इन दोनों को आप फिर कैलकुलेट कर सकते हैं जो फार्मूला हमने दिया है आपको. एंड वी विल ट्राई टू रिकॉर्ड दिस स्क्रीन एंड पुट दिस ऑन यूट्यूब ऑल्सो. तो एनी फर्दर क्वेरीज, एंड कई लोगों ने बीच में ज्वाइन किया, मिस किया, दे यू कैन ऑल्सो एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो अगर आपको ठीक लगे. तो कुछ भी क्वेरीज होगी तो हम यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देंगे. मोस्ट वेलकम. मॉर्निंग. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड जिम पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए. डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन वॉकिंग. ऑफ कोर्स फॉर वार्म अप यू कैन यूज योर एनी एरोबिक एक्सरसाइज. फॉर वार्म अप साइकिलिंग इज़ बेटर इंस्टेड ऑफ वॉकिंग. वार्म अप के लिए भी, बिकॉज साइकिलिंग में आप बहुत कॉमनली अपने लेग मसल्स विच आर द लार्जेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडीज, तो लेग मसल्स बहुत ज़्यादा शुगर को बर्न करते हैं एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं. तो जिम, जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं मैं उनको साइकिलिंग ज़रूर बोलता हूँ, बिकॉज इट्स ए प्रैक्टिकल ईजी एक्सरसाइज जो आप घर पे भी कर सकते हो. And of course gym and anti-gravity exercise, small dumbbells you can take. I have put a full body exercise video also on YouTube channel. आप उसको भी फॉलो कर सकते. आपको ज़रूरी नहीं कि जिम जाना है पैसे खर्चने. स्मॉल डम्बल्स टिल 10 kgs you can buy and do it on your home at least. Yeah, most welcome. ब्रेड इज ए प्रोसेस्ड फूड. मैंने साफ ही लिख दिया प्रोसेस्ड फूड है. तो ब्रेड ही है ना, फिर मैदा ही है. अब अनाज तो हम करने को वैसे ही कम करें. यू शुड यूज कोर्स मिलेट्स, जितना हो सके आप मिलेट्स यूज़ किया. अब इस साल तो मोदी जी ने झांकी भी निकाल दी थी 26 जनवरी पे मिलेट्स के ऊपर. ठीक है. प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग रियलाइज करते हैं इंडिया में 20 साल जब वेस्ट उसको यूज कर लेता है. मॉर्निंग. किसी भी चीज से जिसमें स्टार्च है, ग्लूकोज है, वो जीभ पे रखते ही इंसुलिन तो बढ़ेगा ही. ये तो नेचुरल प्रोसेस है. मगर मगर रागी से या मिलेट से वीट और चावल के मुकाबले कम बढ़ेगा. यस, डेफिनेटली. एक और बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, इसके बारे में हमें पढ़ाया नहीं जाता मेडिकल स्कूल में. गट माइक्रोबायोम एक की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और गट माइक्रोबायोम की बात कोई भी नहीं करता. और अब रिसेंट रिसर्च ये बता रही है कि गट माइक्रोबायोम हेल्दी ना होने की वजह से मोस्ट ऑफ द डिजीज है, स्पेशली ऑटो इम्यून डिजीजेज.
तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, गट माइक्रोबायोम को हेल्दी रखने के लिए हमें चाहिए फाइबर, और इन सब अनाज में फाइबर ज़्यादा है, कच्चे फल में फाइबर ज़्यादा है। और एक और बात, इनजूडिशियस यूज़ खासकर इंडिया में बहुत कॉमन है, फॉरेन में तो कम। इनजूडिशियस यूज़, छोटी छोटी बात पे केमिस्ट से लेके एंटीबायोटिक खाना। आपने देखा होगा एंटीबायोटिक खाते ही हमारे पेट की ऐसी तैसी हो जाती है, 15 दिन तक हमें भूख ठीक नहीं लगती, गैस बनती रहती है। क्यों? क्योंकि वो एंटीबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया को भी, हमारे इंटेस्टाइन से जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उनको ख़त्म कर देता है। तो मिलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। यस, वेलकम। हाँ जी। यस।